हेलो। जी सर, आई कैन हियर यू। जी जी, मैं आ गया हूँ। सर मसूद साहब, एक तो मैं अभी जैसे ये मीटिंग खत्म होगी ना, इसके बाद आपको ये जो प्रेजेंटेशन है ये भेज दूंगा। जी मैं आपको एक लिंक में डालूंगा, तो ये प्रेजेंटेशन सबको बच्चों को मिल जाएगी। जो मैंने मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना, ये अभी दे रहा हूँ, ये भेज दूंगा। ठीक है। जी सर, तो थैंक यू। ये आप पहले जब फोटोग्राफ लेनी है ले लीजिएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सर वो शेयर। सेशन के एंड पे लेंगे, मैक्सिमम बच्चे आ चुके होंगे, अभी बच्चे मुसलसल आ रहे हैं, 16-17 पे पहुंच गए हैं, अच्छा, तो 2-3 चले चले ठीक। तक स्टार्ट करते हैं। चले, मैं फिर ना अब दोबारा शेयर करूंगा तो। जी श्योर सर, श्योर। सर वी कांट सी यू, आपका कैमरा शायद ऑफ है। अच्छा जी, मैं ऑन करता हूँ। जी जी सर, नाउ। आप आगे। जी जी थैंक जी। यू सर, ऑनर। ये आपके पास स्क्रीन शेयरिंग हो गई? हेलो। जी जी सर, आई कैन हियर यू। एंड आपको स्क्रीन शेयरिंग हो गई? जी सर, डेफिनेटली। अच्छा जी, चलें। हम स्टार्ट ले रहे हैं। जी नो, आई एम टॉकिंग स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान के यहाँ पे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के क्या तरीकाकार अपनाए जाते हैं। और ये जो क्लैंडस्टाइन मीन्स से और फॉरेन लैंड से जो भी यहाँ पे मनी ट्रांसफर की जाती है, जाहिर है कि उसके अंदर अपरेंटली टैक्स जो है वो उसको अवॉइड करने के लिए, और इलीगली जो इलिसिट मनी है उसको आप मनी को बाहर ट्रांसफर करते हैं। अब मैंने आपको बता ही दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि मुख्तलिफ तरीके से जो दौलत जो है नाजायज तरीकों से हासिल की गई है उसको इस तरह सी ट्रांजैक्शंस के अंदर डिस्गाइज करना कि लोगों को लगे कि ये जायज़ ही है, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देना, और उसको इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मुख्तलिफ तरीके से करना है कि जैसे कैश ट्रांजैक्शंस करनी है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं, ऑफ शोर प्रॉपर्टी और बिल्डिंग्स खरीदना, वायर ट्रांसफर करना, ये सब तरीकाकार है मनी लॉन्ड्रिंग के। और इसके अंदर बहुत सारी फाइनेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज जो की जाती हैं। फिर ये कि ड्रग ट्रेडिंग के जरिए मैंने आपको बताया, स्मगलिंग के जरिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो तरीकाकार है ये अपनाया जाता है। और फिर इसके अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल और लीगल अथॉरिटीज जो हैं वो इसको फेल हो जाती हैं चेक करने में, क्योंकि लॉज जो है मुनासिब नहीं है। जो पर्सोनल हु आर हेडिंग दिस फॉर इन्वेस्टिगेशन, दे आर नॉट ट्रेन्ड। और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो हैं वो एक चैनल भी है पैसे को ट्रांसफर करने का। और फिर मैंने आपको वो भी पहले बताया कि जी प्लेसमेंट की जाती है, लेयरिंग की जाती है और इंटीग्रेशन की जाती है, जिससे पैसा इधर से उधर जाता है। अब ये सारी सूरत हाल जो है ये टैक्स अवेडेड करने के लिए जो है वो हेल्प कर रही है। और ये सारे का सारा बड़ा वीक सारा सिस्टम है, और ब्राइबरी इसके अंदर होती है। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटीज वगैरह जो है वो लोगों को आंखें बंद कर लेते हैं और पैसे लेके जाने देते हैं, और मनी लॉन्ड्रर्स जो है वो पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। फिर ये जो है हमारी लोकल ऑडिट करने वाली अथॉरिटीज हैं, वो जो है वो इसके अंदर जो है साथ ताउन करती हैं, बेनिफिट पॉलिटिशियन लेते हैं, स्टेट्समैन लेते हैं, मिनिस्टर्स लेते हैं, और ये अपने एसेट्स जो हैं वो बाहर बना लेते हैं, मुल्क से बाहर ले जाते हैं, और फॉरेन बैंक्स के अंदर बहुत सारी इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। अब जो प्रॉब्लम हमें आया है वो ये कि जो हमारे बैंक्स हैं उन्होंने जो है ड्यू डिलिजेंस वगैरह नहीं की, और इनकी जो ड्यूटी है, और वो ड्यूटी इंटरनेशनल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम बाइंडिंग, और हमारे लोकल लॉज भी ये रिक्वायर करते हैं कि हमने अथॉरिटीज तो बहुत बना ली, लेकिन हमने ये जो है फैसिलिटेशन को जो की हुई है इनकी वो हो रही है। और ये कभी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सही मानों में लॉन्डर्ड मनी के बारे में रिपोर्ट्स नहीं करते। और मनी लॉन्ड्रर्स जो हैं वो फॉरेन बैंक
के ज़रिए से बहुत सारी जो है ना वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ऑटोमेटेड मैकेनिज़्म जो है वो डिवाइस वर्ल्ड वाइड ही कोई ऐसा नहीं बना कि सोर्स ऑफ मनी जो है उसको चेक किया जा सके, और पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। और फिर ये कि एक कोई इंसेंटिव नहीं है कि जो रिसोर्सेज टू इन्वेस्टिगेट मनी है और जो फाइनेंशियल रिजर्व्स के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, अगर उनके बारे में कोई वो इतला देंगे और इंफॉर्मेशन देंगे तो उनको इसके साथ कोई फायदा नहीं है। जैसे विसल ब्लोअर्स एक्ट पिछले दिनों के अंदर आया जरूर, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ कि जो इस तरह की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको खुद फायदा क्या होगा। और फिर जो है बैंक वगैरह जो है वो कहते हैं कि जी हमारे पास इतना सारा पैसा है, वो आ रहा है, क्यों एनफ जो है स्क्रूटनी करनी चाहिए, वो स्क्रूटनी करते नहीं। और फिर आपको पता है कि 2010 में HSBC का जो स्कैंडल हुआ था, उसके अंदर उनको जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से बहुत सारा जुर्माना किया गया था, और 1.9 बिलियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी और एएमएल अथॉरिटीज ने उनको जो है ना जुर्माना कर दिया था। ये फिर ये आप देखें कि ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसके बारे में मेक्सिको का यूएस के साथ जो बॉर्डर है वो काफ़ी ट्रबलसम है। इसी तरह अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ एक लंबा बॉर्डर है। पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है, हमारा बॉर्डर इंडिया के साथ है, हमारा बॉर्डर चाइना के साथ है, हमारा बॉर्डर जो है ईरान के साथ है, हमारा अफगानिस्तान के साथ है। और इतने सारे बॉर्डर्स को जो है ना वो मॉनिटर करना, और स्पेशली ये जो वार अगेंस्ट टेरर हो रही थी उसके अंदर जो सारा मसला चला, तो ड्रग लॉर्ड्स जो है उनके लिए बड़े सेफ हेवन्स और सेफ मोड्स बन गए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कर सकते थे। ये काफ़ी एक मुश्किल दरपेश मसला हुआ है हमारी जोग्राफिकल कंडीशन। और फिर ये जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज करने वाले लोग थे, और बहुत सारे लोग हैं और वो ग्रुप्स थे, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत सारा काम किया। लार्ज अमाउंट को वो तोड़ तोड़ के ना छोटी छोटी सूरतों के अंदर ट्रांसफर करते हैं, लोगों को पता ही नहीं लगने देते। स्मगलिंग जो है ये एक बहुत बड़ा एक जरिया है जिसके जरिए से पैसा जो इधर से उधर जाता है। फिर ट्रेड के जरिए से बाज़ औक़ात मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। फेक इनवॉइसेस और फेक अकाउंट्स दे के भी आप मनी लॉन्ड्रिंग कर देते हैं। ये एनजीओज वगैरह जो है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इन्होंने भी फंड्स प्रोवाइड किए हैं, और इनको बाहर से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, और इन्होंने भी उन फंड्स का इस्तेमाल जो किया है वो ठीक तरीके से नहीं किया। और लिजिटिमेटली इन्होंने पैसा एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए हैं, और अगर कोई एनजीओ भी पैसा एक से दूसरी जगह पे जाकर इन्वेस्टमेंट करती है जो उनके डोमेन में नहीं है, तो इस तरह से भी पैसा जो है वो काफी सारा इधर गया है। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर को कुछ एनजीओज के लिंक्स जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी पॉइंट आउट हुए थे। पाकिस्तान ने आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाकया पेशावर वाला हुआ था, तो एनजीओज को बहुत सारी को बैन कर लिया था, और फिर इस बार मदरसे भी कुछ बंद कर दिए थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे। तो यहाँ पे ये कुछ भी हुआ है। फिर ये है कि जी एक राउंड ट्रिपिंग है, और एक एग्रीमेंट इस तरह का साइन करता है कि ये टैक्स एवेजन का एक तरीका कार है। सेलिंग और बाइल जो है वो की जाती है, और इसको क्विकली कन्वर्ट कर दिया जाता है कैश को किसी और चीज में, और वाइस वर्सा आल्सो। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इस तरह से की जाती है, और बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आती है दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी स्क्रूटनी, उसका कोई पूछ गिछ नहीं है, तो वो पैसा फिर वापस इधर आ जाता है। और फिर बात ये होती है कि इंडिविजुअल कंपनी, बाज़ इंडिविजुअल या कोई कंपनी क्या करते हैं कि फॉरेन लॉ फर्म को हायर करते हैं और उसको उसके सर्विसेज चार्जेस देते हैं, और उसके बाद फिर एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल कर देते हैं, और वो जो फी की मद में पैसे भेजे होते हैं वही ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये भी कई लोगों ने ऐसा कारोबार भी किया। बैंक जो है उसका मनी लॉन्ड्रर्स जो है वो मेजर शेयर होल्डर्स बन के, और इस तरह फॉरेन और लोकल बैंक्स के अंदर जो है वो अपना कंट्रोल संभाल लेते हैं। फिर वो वीक स्क्रूटनी करते हैं, और फिर बैंकों की इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसे शेयर्स के अंदर कर देते हैं कि ऐसी जगहों पे कर देते हैं कि वो भी एक मनी लॉन्ड्रिंग का जो है ना जरिया बन जाता है। यहाँ पे इस तरह के फ्रॉड हुए हैं, और मैंने आपको बताया था ये कसिनो वगैरह के अंदर जो है वो लोग इसको अवॉइड करते हैं। कई दफा लोगों ने कई
मूवीज वगैरह बनाई हैं और कई बड़े बड़े शोज किए हैं, और उसकी आड़ के अंदर भी मनी लॉन्ड्रिंग जो की है और इस तरह की इल गॉटन मनी को उन्होंने रेगुलराइज करने का तरीका किया है। रियल एस्टेट बहुत बड़ा जरिया रहा है। और फिर ये है कि फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज जो हैं, इन्होंने बहुत सारी कंपनियों के अंदर यहाँ पे करानी एंड कालिया का केस हुआ था। हवाला और हुंडी सबसे बड़ा जरिया है जिसके जरिए से जो है ना एक ट्रेड चल रही है, और उससे ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो है वो बहुत दुनिया के अंदर हुई है। और ये एक मारूफ तरीका है जिससे एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो पैसा शिफ्ट कर दिया जाता है, और ये बैंकिंग का रेगुलर चैनल नहीं है। और इसकी वजह से मैंने आपको बताया कि एक बड़ा इकोनॉमी वगैरह का जो है नुकसान होता है, हमारी रेपुटेशन खराब होती है, टैक्स रेवेन्यू के अंदर डिक्लाइन होता है, इसके बड़े सोशल इम्पैक्ट्स भी हैं। अब इसके वजह से ये जो है आपको देखें कि जीडीपी जो है वो काफ़ी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में जो जीडीपी है कंट्रीज की पूरी दुनिया में इससे अफेक्ट हुआ है इसकी वजह से। अब ये जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स एफएटीएफ, बड़ी इसकी स्ट्रिंजेंट किस्म की कंडीशंस पाकिस्तान पर भी लगी, हमें ग्रे एरिया के अंदर इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेंस कि खुद भी इतने मुख्तलिफ जगहों पे कामयाब नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी इससे धचका लगता है कि हम उन कंडीशनलिटीज़ को पूरा नहीं कर रहे मेंबर होने की वजह से एफएटीएफ के, हमें वो करनी है। और ये जो हमारी जो हमने टास्क फोर्स वगैरह इसके ऊपर बनाई, अक्टूबर 2011 में बनाई थी, 9/11 के बाद, और इसके अंदर काफ़ी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इसका जैसे खातर खा नतीजा आना चाहिए था वो कोई नहीं आया। फिर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट एनालिसिस सेंटर अफगानिस्तान में बनाया गया 2004 में, और इसमें को भी एएमएल की एक एजेंसी के तौर पर बनाया गया। और इसमें अफगान का जो फाइनेंशियल सिस्टम है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का, जो कि हमें डायरेक्टली इफेक्ट भी करता है, उसके बारे में भी इन्होंने काम किया था, लेकिन ये भी कोई इतना अच्छा काम नहीं है जो हुआ हो। फिर एक 2000 के अंदर मल्टीनेशनल ट्रीटी जो है वो साइन की गई जनरल असेंबली के अंदर, और इसको अडेप्ट किया, इसे प्लेमरो कन्वेंशन कहते हैं, 15 नवंबर 2002 में की थी। और इसके उन्होंने पर्पसेस ये थे, ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इसको रोका जाए, और पर्टिकुलरली जो वुमेन और चिल्ड्रन की होती है, और स्मगलिंग और माइग्रेंट्स जो इस चैनल के जरिए थे उनको रखा जाए, और फिर इलीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म जो है इसको रोका जाए। ये सारे के सारे पर्पसेस जो है इसके अंदर जो है इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग, आर्म्स, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह से डायरेक्टली रिलेटेड है, और इसमें इन्होंने इस कन्वेंशन में इनको मेंशन किया हुआ था। जो एफएटीएफ ने 1989 के अंदर बहुत सारी रिकमेंडेशन की है, उसके अंदर उनका स्पेशली एम्फेसिस जो है ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग के बारे में है। बहुत सारे लॉज बने, लेकिन ये भी कोई खातिर खा नतीजा नहीं लिखा। ये बैंक ऑफ अमेरिका जो है 1990 के अंदर, और जब रशियन कैपिटल जो कि 7.1 बिलियन का था, ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर गया था, और इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, और बैंक ने अपनी मिस्टेक को माना, और इनको 38 मिलियन यूएस डॉलर का फाइन भी हुआ था। फिर हमारा एक बीसीसीआई बैंक आपने सुना होगा, जो पाकिस्तान का था, इसको भी उन्होंने गिल्टी करार दिया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं और ड्रग ट्रैफिकर्स की हेल्प करते हैं, और इस तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने ट्रांसफर किए हैं, और बैंक वाज फोर्स्ड टू क्लोज इन 1991। फिर मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है इसको गिल्टी करार दिया था कि इसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान के अंदर 2000 में जो है वो बड़े ट्रांसफर किए, और इन्होंने 60,000 ऐसी ट्रांजैक्शन ईरान के साथ की थी, जिनकी ट्रांजैक्शन की टोटल जो है अमाउंट 250 बिलियन बनती है। इस बैंक को 340 मिलियन का जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से इन्होंने चलान किया था। फिर लिबर्टी रिजर्व बैंक कोस्टा रिका का जो है इसको इन्वॉल्व किया मनी लॉन्ड्रिंग में 6 मिलियन की, और इसको भी सस्पेंड किया गया। वेटिकन बैंक जो है इसके बारे में भी जो है एक हुई है, अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन की थी, और इनको कहा कि 30 मिलियन के अंदर ये इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, और इनको इन्होंने बिल्कुल क्लोज डाउन कर दिया था, और इनको 1980s के अंदर उन्होंने ये स्कैंडल को 1.3 बिलियन का जो था बैंक ऑफ अम्ब्रोसिनो के बारे में जो है वो भी हुआ। ये दुनिया भर में ये बहुत कुछ इस तरह से होता रहा। खुद पाकिस्तान के अंदर जो है कई मामलात आए हैं, मसलन ये देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है
वो आसिफ जरदारी के खिलाफ भी बना। एयान अली फेमस केस है जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई। एयान अली जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ी गई थी और उससे जो अब $10,000 से ज्यादा जो है दुनिया में कहीं भी ट्रांजैक्शन, $10,000 से ज्यादा आप ले जा नहीं सकते। शी वॉज फाउंड इन्वॉल्व्ड और पता लगा था कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो फेरेबाज हैं और पैसे लेके जाते हैं और ये बीएसए के रूल्स वगैरह को इन्होंने पूरा नहीं किया। फिर ये नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत सारे केस और सुप्रीम कोर्ट ने उनको लाइफ टाइम जो है वो बैन भी कर दिया पॉलिटिक्स से और वो केसेस जो हैं गिल्टी भी हुए हैं और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और वो चल रहे हैं। अब यूके के अंदर बहुत सारे लॉ बने हैं इसके ऊपर, अमेरिका के अंदर बहुत सारे लॉ बने हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस जो हैं वो इंटरनेशनली एप्लीकेबल हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। ये जो है पाकिस्तान के अंदर भी एप्लीकेबल है। इसके ऊपर वक्तन फ़क्तन जो है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती जा रही हैं और पाकिस्तान ने ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ, स्मगलिंग के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ एफर्ट्स तो किए हैं, लेकिन मैकेनिज्म जो है इतना जो है कॉम्प्लेक्स है कि खातिर खा नतीजा जो नहीं निकलता। इवन हमारे नैब के केसेस वगैरह का और एफआईए तो काफ़ी मिजरेबली फेल हुई है। रियल सेंस के अंदर हम जो इतना कोई काम जो है वो कर नहीं सके। एक तो मैंने बताया कि जोग्राफिकली हम जरा मुश्किल जगह पे हैं और फिर हाई अमाउंट ऑफ करेंसी जो है वो ब्लैक मनी और डर्टी मनी जो है यहाँ से मुख्तलिफ सियासतदानों ने और मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स ने भी इसको जो है ना करप्ट पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा काम किया और कैश बहुत सारे स्मगल हुए हैं। लोग बैग भर भर के यहाँ से पैसे ले जाते रहे और फिर टैक्स एविजन तो बेशुमार ही हुई है और बहुत सारी करेंसी जो है वो बाहर लेके गए। मैंने आपको हुंडी का हवाला दिया, हुंडी और हवाला ये दो ऐसी चीजें हैं। इसने तकरीबन 15 बिलियन का एनुअली ये जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग इसके जरिए से तकरीबन हुंडी के जरिए से होती है। और फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है इसके अंदर जो है वो काफी सारी तंजीमें इन्वॉल्व रही हैं। ये इस खिते में जहाँ पे हम हैं वहाँ पे इन्होंने भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया काफी सारा। और फिर ये है कि पाकिस्तान कॉपरेट तो करता है और पूरी कोशिश करता है, लेकिन कनानी कालिया केस जो है ये एक बहुत बड़ा केस हुआ था। इवेंचुअली वो यहाँ से तो बच गए कनानी, लेकिन मुनाफ कालिया और जावेद कनानी जो है इनको 10 बिलियन जो है ना पाकिस्तान से बाहर ले जाने के लिए और पाकिस्तान का जो एफआईए का लॉ है इसकी कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन से पता लगा था और यूएस अथॉरिटीज ने इन दोनों को चार्ज करी मनी लॉन्ड्रिंग में और इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऑफशोर जो की हुई थी इन्वेस्टमेंट उस पर इनको सजा दी है। और एयान अली वाला जो केस है ये 506,000 यूएस जो थे ये दुबई लेके जा रही थी और जो कि कैश मैंने आपको बताया 10,000 लिमिट नहीं है और 60,000 हर साल जो है ना वो इस तरह से ले जाती रही और ये 10 टाइम्स हायर जो है वो लेके गई थी और इससे 50.50 बिलियन जो है ये इस तरह इन लॉज की वायलेशन से जो है मुख्तलिफ तरीके से गया है। यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस 2007 में बना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग 2010 में बना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग 2010 के बाद एंटी मनी रेगुलेशन बने हैं, रूल्स बने हैं और फिर एएमएल एक्ट का जो है ना अपना जो है एक्ट बना है और इसके अंदर मैंने बताया डिटेंशन वगैरह हो सकती है। लेकिन हुआ ये है कि देखिए डॉक्टर आसिम का केस भी हमारे सामने आया है, नवाज शरीफ का केस भी आया है ऑफशोर प्रॉपर्टीज का और जुडिशली ये डिसाइड भी हुए हैं। लेकिन अगर आप कहें कि पाकिस्तान की आवाम को क्या मिला तो उसमें हम बहुत नाकाम हुए हैं। बायलेटरल एग्रीमेंट्स बहुत सारे भी नहीं हैं और हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत वीक है। वो जदीद खतूत पे इस्तवार करने की ज़रूरत है। यहाँ ना इन्वेस्टिगेटर की ट्रेनिंग है, ना प्रोसिक्यूटर की ट्रेनिंग है, ना डिफेंडर की ट्रेनिंग है, ना जज की ट्रेनिंग है। तो इसके साथ साथ जब यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग भी हो रही हो, स्मगलिंग भी हो रही हो, टैक्स एवेजन भी हो रही हो, प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट किया जा रहा हो, मनी की स्मगलिंग भी हो रही हो, हुंडी और हवाला जो है वो भी यूज हो रहा हो और कवानीन बहुत सारे हों और बहुत जगह ओवरलैप भी करते हो, तो उसका एंड पे नतीजा ये निकलता है कि हम कामयाब नहीं हुए। हुदैबिया पेपर मिल का केस जो मदर ऑफ ऑल करप्शन था उसके अंदर 1990s में कितनी बड़ी धांधली हुई। इवेंचुअली इसको इस बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने जो है वो रीओपन नहीं करने दिया कि जी ये टाइम बार्ड हो गया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद ये है कि आसिफ जरदारी जो है वो एक्विट हुए हैं BMW केस के अंदर 1993 में और फिर मार्च 2008 में इसको सारे चार्जेस से उन्होंने जो है ना वो बरी कर दिया था। और फिर एक जो है ये जैन
सिगल में जो रिसीव किया था, जिसने 60 मिलियन किकबैक्स एसएसजी की एक्सचेंज के अंदर, जो स्विस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था, इसका भी कुछ नहीं बना। ये 1994 का केस है, इसमें बेनजीर भुट्टो की भी इन्वॉल्वमेंट थी। और सिंपल मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो जेनोवा के अंदर जो है 6 मंथ्स की सिर्फ सस्पेंशन हुई थी, और वो सेंटेंस भी सस्पेंड जो है स्विस कोर्ट ने कर दी। और फिर एक एनआरओ मुशर्रफ साहब ने दे दी था अप्रैल 2008 में, जिसमें ये सारे केसेस माफ हो गए। और ड्रास्टिक मेजर्स पाकिस्तान ने लेने की कोशिश की है। नेशनल रिस्क असेसमेंट 2017 में हमने की, एनआरए जो है, लेकिन जो है ये इतनी अथॉरिटी नहीं देता। बैंक कभी भी बड़े लूज फॉर्म के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तो मॉनिटरिंग वगैरह बहुत ही जो है ना वो कमजोर किस्म की है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का कोई रोल भी कोई इतना अच्छा नहीं है। इन्होंने अभी तक 2420 इन्वेस्टिगेशंस की, 354 प्रोसिक्यूशंस हुई, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के, सेल्फ लॉन्ड्रिंग के केस थे। सिर्फ एक बंदे को इन्होंने, नेचुरल पर्सन को, इसके अंदर जो है करप्शन के ऊपर जो है कन्विक्ट किया। और उसके बाद जो है एक जो जनरली जो बड़ी कंपनीज वगैरह हैं, इसमें अंदर सारी जो है इनकी नाकामी हुई है। और इन्होंने फ्रीज की जरूर प्रॉपर्टीज, लोगों को गिरफ्तार भी की है, और कुछ एसेट्स भी सीज किए। बट एमएल केसेस में कुछ नहीं हुआ। और जो इन्होंने कन्फिस्केटेड अमाउंट है, जिस पीएमएल और टीएफ रिस्क प्रोफाइल है उसके मुताबिक ये कमेंसरेट नहीं करता। ये बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है इस लिहाज से। और फिर नंबर ऑफ मैकेनिज्म इन्होंने अपनाया जरूर। पाकिस्तान ने 228 टीएफ केसेस रजिस्टर्ड किए, उनमें से 58 इंडिविजुअल्स जो है उनको सजा दी। और फिर टीएफ ने इसके ऊपर बाकी लीगल पर्सन के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। और फिर ये कि जो प्रोविंशियल लेवल पे मैं समझता हूँ, खासतौर पे पंजाब के अंदर परफॉर्मेंस जो है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की, ये काफी बेहतर रही है, क्योंकि इन्होंने 49 कन्विक्शन जो है सिर्फ पंजाब के अंदर हुई है। जो नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी बनाई है, इन्होंने कुछ स्टेप्स जरूर लिए, और इन्होंने टीएफ कोऑर्डिनेशन को और इंटीग्रेशन को बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन ये सारे इदारे एक दूसरे के खिलाफ जो है, और एक दूसरे की सपोर्ट में नहीं, और बाज़ जगह ओवरलैपिंग हो रही होती है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसका एक रेजोल्यूशन जो हुआ है, और हमारे ऊपर वो बाइंडिंग है। और 7600 इंडिविजुअल्स जो एंटी टेररिज्म में हमने यूएनएसआर के तहत जो है वो ट्राई किए। अब ये देखें, बैंक और लार्ज जो एक्सचेंज कंपनीज है, इन्होंने ऑटोमेटेड एक स्क्रीनिंग सिस्टम बनाया है, और सब ट्रांजैक्शन को करते हैं, और कुछ इन्होंने फ्रीज भी की हैं। लेकिन जो नॉन बैंकिंग सेक्टर है, जिसमें डेसिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इन्होंने मैनुअल स्क्रीनिंग जो है कस्टमर्स की कोई सही तरह नहीं की, और ये मच टू बी डिजायर्ड है। और ये स्क्रीनिंग सही तरह से जैसे इनको करनी चाहिए वो ये कोई नहीं कर रहे। फिर पाकिस्तान जो है टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन जो हैं, जो प्रोलिफिकेशन फाइनेंशियल इशूइंग स्टैट्यूटरी रेगुलरी ऑर्डर है, लेकिन एसआरओज जो है वो इशू वक्त पे नहीं होते, डिले होके होते हैं। और फिर ये जो स्टैट्यूटरी रेगुलरी ऑर्डर्स का लेट आना है, और इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, इससे फिर प्रॉपर वक्त पे प्रॉपर काम नहीं हो पाता। एफआईए और डीएनएफबीएस जो है, या टीएफएस है, ये सारे के सारे जो हैं, इन्होंने कोई फंड्स जो हैं जो एसेट्स ओन किए, ये इन्होंने कोई भी फ्रीज नहीं किए। कमेटी कोऑर्डिनेशन जो है वो यूएनएसएचआर की जो है, या काउंटर प्रोलिफिकेशंस की, ये इतनी अच्छी नहीं है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एससीसीपी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने कुछ जनरल मेजर जरूर लिए हैं टीएफ के, लेकिन जो एक्सक्लूसिवली टीएफएस और पीएफ पे फोकस्ड काम होना चाहिए था, वो इन दोनों अदारों ने, ना स्टेट बैंक ने किया, ना जो है वो इन्होंने किया है एससीसीपी ने। और इंटरनल कंट्रोल जो है बैंकों के कुछ बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन ये मच टू बी डिजायर्ड है। हमने ये सेंट्रल डायरेक्टरेट नेशनल सेविंग भी बनाया, हमने डेसिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस बनाया, और लेकिन ये सब के सब एएमएल और सीएफटी रिक्वायरमेंट्स को ना एनफोर्स नहीं कर रहे। और क्लियर अंडरस्टैंडिंग स्टेट बैंक को मैं तो समझता हूँ है ही नहीं है।
कि इन्होंने किस तरह इस यूनिक सेक्टर, ये बड़ा एक यूनिक सेक्टर है और टेक्निकल बात है, एमएल और टीएफ के जो रिस्क है इसको किस तरह से उन्होंने जो है ना इसको सुपरवाइज करना है, और इसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग और फाइनेंशियल टेररिज्म का जो सारी थीम है, और इसको ऐसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो करना चाहिए, इन्होंने जैसे सैंक्शन अपोज किए कोई नहीं किया, सीपी रिस्क बेस्ड सुपरवाइजरी अप्रोच उनकी है नहीं, और ये सारा का सारा हमें करना पड़ेगा इवेंचुअली। और हमारे पास लिमिटेड मिटिगेटिंग मेजर्स हमने लीगल पर्संस के लिए किए है, और हमारी कोई अपनी मॉनिटरिंग एएमएल और सीएफटी के ऊपर भी कोई नहीं है, और हम ये इनके रिस्क जो पोज्ड हैं इनको एड्रेस करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। हम फॉरेन ट्रस्ट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, वक्फ के बारे में हमें जो है किसी किस्म की हमारी कोई मॉनिटरिंग है ही नहीं, और बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन जो है जो बिजनेस के अंदर एंटर होने से पहले पूरी तरह से लेनी चाहिए, वो हम लेते नहीं है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो है जिनमें एलईजी हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो है कर तो सकते हैं सर, लेकिन ये जो एसईसीपी वाले जो हैं इनकी जिस तरह से कॉपरेशन इनके साथ होनी चाहिए, इनके पास वो कोई फ्रेमवर्क ही नहीं बना हुआ। और 140 आउटगोइंग एमएलए रिक्वेस्ट जो है वो आई हैं, लेकिन हमारी जो आउटगोइंग है रिक्वेस्ट जो आई हैं और उनको हमने जो उसके ऊपर काम किया है वो बहुत कम है। हमारा जो रिस्क प्रोफाइल है वो इसी तरह अप टू डेट नहीं है, और इसी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेशनली भी। और हम एफएमयू को जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जो मेजर्स वगैरह हैं इनको हम बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में बड़ी लिमिटेड सी हमारी अप्रोच है। हमारे जो प्रायोरिटी एक्शंस हैं वो होने ये चाहिए कि हमें असेस करना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड एमएल और टीएफ रिस्क को करना चाहिए, और जो ट्रांजैक्शन नेशनल वगैरह हो रही हैं इनके ऊपर काम करना चाहिए, और हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो टेररिस्ट ग्रुप वगैरह यहाँ पे, और ये जो आउटसाइड दी प्रीव्यू ऑफ नॉर्मल थिंग्स एनजीओ वगैरह को हमें कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये हम नहीं कर पाते और हम बाहर से पैसा गया हुआ वापस लाने के लिए एग्रीमेंट्स वगैरह नहीं करते, और तो हमारा जो ये सस्पिशन ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी जो एफएमयूज की एक्सेस दूसरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह है, ये हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि इनको इम्प्लीमेंट करें, और ये पाकिस्तान के एमएल और टीएफ के जो रिस्क है उसके मुताबिक हमें ये काम करना पड़ेगा। और फिर हमने कॉन्फिस्केशन की जो जो मेजर्स हैं वो क्रॉस बॉर्डर करेंसी के बारे में हमारा जो ये हमने सही तरह से नहीं लिए, अभी भी हो रहा है। फिर हमने ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेटर की कोई नहीं की, इनहांस कर नहीं रहे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, प्रोसिक्यूटर की नहीं की, जज की नहीं की, और हम ये प्रोसीजर सपोर्ट करने का ले नहीं रहे, और ये जो एक बड़ा हाईली सोफिस्टिकेटेड क्राइम का एरिया है। फिर एफआईए की ट्रेनिंग होनी है, यहाँ पे हमें नैब की करनी है, हमें यहाँ पे दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वगैरह की ट्रेनिंग करनी है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग जब तक नहीं करेंगे, कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स का जो है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें अकाउंट्स फाइनेंसिंग वगैरह को समझने के अंदर हम काम नहीं करेंगे, तो ये ओवरऑल जो है ये बड़ी डिसमिस परफॉर्मेंस है। और हम ये इनको अगर मीट नहीं कर रहे तो इंटरनेशनल सैंक्शन से भी हम नहीं निकल सकेंगे, और पाकिस्तान के अवाम का जो बेशुमार पैसा जो पब्लिक मनी खर्च हुआ है उससे किसने फायदा लिया है, या वकला को फायदा हो रहा है या कुछ और लोगों को फायदा हो रहा होगा, और कौम का कीमती पैसा सरमाया तय हो रहा है। इससे बेहतर तो ये है कि एक दफा वन टाइम जैसे एमनेस्टी स्कीम्स हैं वो लाएं और चीजें आगे चलें कि लोग डिक्लेयर कर सकें, क्योंकि हम इन मेजर से हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी मुसलसल हो, सबकी हो, तमाम इदारों की हो, न्यूट्रलिटी के साथ हो, और इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा इन सब इदारों को। और एक एजेंसी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एक कानून होना चाहिए, एक अदालत होनी चाहिए, और सबका एहतसाब होना चाहिए। तो हम अगर ये करेंगे तो उसके अंदर से फिर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है ये भी इसी के अंडर आता है। वाइट कॉलर क्राइम के लिए कम्प्रीहेंसिव हमें जो है वो अप्रोच लेनी पड़ेगी, और हमें एनफोर्समेंट एनहांस करनी पड़ेगी हवाला हुंडी की। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1947 का है उसके तहत एमएल और टीएफ की जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन है और हवाला हुंडी के बारे में हमें अप्रोप्रिएट ऑपरेशंस जो करेंगे। हमारे कई मुल्कों से, मसला ईरान के साथ हमारा बैंकिंग चैनल ही नहीं है, तो फिर हुंडी वगैरह के जरिए से ट्रांसफर होती है, तो इसको सोचना पड़ेगा। फिर हमें ये है कि लीगल पर्सनस को एडिक्वेट, एक्यूरेट और टाइमली बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देनी पड़ेगी सब तमाम अदारों को। और फिर
ये जो लीगल पर्सन्स और ट्रस्टीज हैं इनको बेनिफिशियल ओनरशिप की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, और फिर रिस्क जो मिटिगेट करने के लिए है वो हमें जरूर इनका बनाना चाहिए कि नॉमिनी अरेंजमेंट्स जो कंपनीज करती हैं, डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायरमेंट्स नेशनल पर्सन्स को इसके बारे में करनी पड़ेगी। ये वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम कर नहीं रहे। और ऑल इन ऑल हमने एंटी टेररिज्म को एक्ट जो 1997 का है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जो ऑर्डिनेंस हमने बनाया, जो हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में बनाया, हमने एमएलए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए जो काम किया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वगैरह की कैपेसिटी वगैरह उसके मुताबिक ना एनहांस हुई है, ना इदारों ने उस तरह से काम किया है। तो ये ओवरऑल अप्रोच लेनी पड़ेगी, क्योंकि करप्शन किसी भी मुल्क को खा लग जाती है, और जिस मुल्क से पैसा बाहर आता है वो बाहर वहां के लोग यहाँ पे आके कैसे जो है वो काम करेंगे। तो हमें FATF जो है इसकी जो जो सलाहियत है उसके ऊपर भी इंटरनेशनली इनको देखना चाहिए कि ये सिर्फ लोगों को सजा न दें, इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह भी करें, और ये ताउन करना ग्लोबली बहुत जरूरी है, क्योंकि इट मेक्स टू टू क्लैप। अगर एक मुल्क से पैसा दूसरे मुल्क में जाता है तो उनकी अथॉरिटीज भी करप्शन में इन्वॉल्व होती हैं और उस इलीगल पैसे को अपने बैंकों में या अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने देते हैं, तो ये सारी खराबियां होती हैं। तो ये इंटरनेशनल अप्रोच लेनी पड़ेगी। और इस ये अगर जब तक हम नहीं लेंगे, ये बड़ा मुश्किल है कि हम इन रिकमेंडेशंस के मुताबिक जो करती रही है यूनाइटेड नेशंस भी, IMF ने की हैं, वर्ल्ड बैंक ने की हैं, और जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये फाइट आउट कर रहे हैं इंटरनेशनल, हम ये शायद कामयाब ना हो। तो थैंक यू वेरी मच। ये मैंने इसके ऊपर आपको एक मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर दिया, मेरी एक बड़ी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है ये मैं आपको भिजवा रहा हूँ, इसको आप देखिएगा भी। और इसके अंदर से जो आपके जो कोई क्वेश्चंस अराइज होते हो उनका मैं अभी जो कोई फौरी तौर पे आपने मेरे से सवाल पूछना है तो वो मुझे पूछ भी ले, मैं जवाब दूंगा जितना टाइम रह गया, लेकिन हम इसको फॉलो अप करेंगे। आप मोहसिन साहब के थ्रू जरूर क्वेश्चंस रेज करें, और ये डिबेट हमें ओवरऑल जो है वो करनी है, और ये डिबेट करेंगे ही तो ये नतीजा हम कोई अखज कर सकेंगे और किसी जगह पे हम पहुंचेंगे, उसके बगैर तो बात बनती नहीं है। जी डेफिनेटली प्लीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मनान हैज अ क्वेश्चन। जी मनान। जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाइट कॉलर क्राइम से रिलेटेड जो पैसे की रिकवरी है उसमें आपकी जो है ना वो एक काइंड राय जो है ना वो पूछना चाहूंगा कि इसमें प्रोसीजरल कोड जो है ना हमें अलग बनाने की जरूरत जो है ना वो आगे आ रही है, क्योंकि अदालतों की जो स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेशन है उसमें जो है ना वो काफी ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। मसाइल मसलन अभी ये जो है जस्टिस फाइज ईसा वाला जो केस था, और सर इसमें दूसरी चीज ये है कि हमारे अगर हम LLB के स्टूडेंट्स हैं और फिर LLM में, तो ये हमारा ये वाला मुकम्मल व्हाइट कॉलर क्राइम वाला जो पोर्शन है, ये सेक्शन, उसको मुकम्मल तौर पर जो है ना वो निगलेक्ट किया जाता है। तो सर इसके बारे में फिर आपकी क्या ओपिनियन है? जी, मैं ओवरऑल आपको एक बात कहूँगा, मैंने वहीं से शुरू किया था और मैं फिर इवन फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन आपको कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का जो सारे का सारा प्रोसेस है, दिस इज मच टू बी डिजायर्ड। उसके ऊपर ना तो कानून दुरुस्त है, और अकाउंटेबिलिटी जो अदारे अपने अपने तौर पे कर रहे हैं सभी फेल हो गए हैं। बेशक वो जुडिशरी है, अपनी अकाउंटेबिलिटी ठीक नहीं कर सकी। इसी तरह से आप सिविल सर्वेंट्स की जो है वो नहीं हुई। हम कभी बहस करते हैं कि नैब का लॉ यूं नहीं यूं बना लो, कभी हम कहीं पे ओवरलैपिंग है, कहीं FIA आ जाती है, कहीं पे डायरेक्टरेट ऑफ एंटी करप्शन आ जाती है, बहुत सारे अदारे हैं और बहुत सारी ओवरलैपिंग हो रही है। मेरा जाती ये ख्याल है कि एक पहले कानून बनना चाहिए जो कि अभी तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, और वो जो कानून है उसके तहत एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए। उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना वो बहुत जरूरी है, इन्वेस्टिगेटर की, प्रोसिक्यूटर की, डिफेंडर की और जज की, क्योंकि ये एक नया फिनोमेना, किसी को समझ ही इसकी नहीं है। वो जो कानून है वो इतना कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम अदारों का वो एहतसाब करे। तो मैं ये कहता हूँ कि एक कानून और एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एक अदालत, और सबका एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड, और मुकद्दस गाय कोई नहीं है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो इससे कुछ हम हासिल होगा, वरना ये जो कानून है इसके जो लकूनाज हैं, देखिए जितना बड़ा कोई बंदा फ्रॉड है उतना बड़ा वो वकील कर लेता है, और वकील उसको डिले करके रास्ते बताता है। एंड ऑफ द डे लोगों को कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा। तो ये तो कानून बिल्कुल फेल हो गया। अब आप जो यंग बच्चे हो, आपके लिए मैं ये बात बताऊंगा कि ये जो कवानीन है ये सारे के सारे पढ़ने की बहुत जरूरत है, जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। जो हमारा रेगुलर लॉ का कोर्स है उसके अंदर तो व्हाइट कॉलर क्राइम कहीं पे है ही नहीं।
incorporate. उसको HEC और पाकिस्तान बार काउंसिल को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। फिर सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए, तो हम ये पढ़ेंगे लॉ स्कूल में भी, बाय वे ऑफ कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन भी पढ़ेंगे। तमाम अदारे जिनके अंदर लोग काम कर चुके हैं, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एक चीज है, उनकी अब कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है और उनकी ट्रेनिंग्स भी करने की जरूरत है। आप देखें कि एक ही इन्वेस्टिगेटर जो जनरल क्राइम को भी इन्वेस्टिगेट करता है, वो ड्रग्स को भी देख रहा होता है, वो व्हाइट कॉलर क्राइम को भी कर रहा होता है, तो ये तो लोगों को पता ही नहीं है। दूसरा ये देखें, जैसे हम फ्रेंजिक एक फैशनेबल है, ये बज वर्ड है, बड़ा पॉपुलर हो गया। किसी को अकाउंट्स जो है फोरेंसिक अकाउंटिंग ही नहीं आती, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना और बात है, ये फोरेंसिक अकाउंटिंग इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन है ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सारी डिबेट करने का मैं तो मोहसिन साहब को मुबारकबाद देता हूं कि ये कम से कम पंजाब यूनिवर्सिटी में, पहले भी मैं इनके साथ लेक्चर देने के लिए गया हूं, क्योंकि ये ऐसी हाईली सोफिस्टिकेटेड फील्ड है जो दुनिया के लिए भी बिल्कुल नहीं है, व्हाट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। तो हमने एंड रिजल्ट सिर्फ यही मिला है कि हमने पैसा जाया किया है, वक्त जाया किया है। मैं तो ये भी कहता हूं कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को अब एक ऐसा करना चाहिए कि मईशत के ऊपर मिसाक करना चाहिए, और वन टाइम सारे लोगों को जो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस है उनको आपने बाहर रखा हुआ, आपने एमनेस्टी स्कीमें दी है, तो आप इनको भी, बेशक कोई बंदा पिछले 10 साल में पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा है, बेशक कोई सियासतदान रहा है, उनको भी वन टाइम आप एमनेस्टी क्यों नहीं दे देते कि आप अपना पैसा डिक्लेयर कर दें, ताकि मेन स्ट्रीम में हम तो फेल हो गए, हमें तो कुछ नहीं मिला, इसके बाद आइंदा ना करने दें। और फिर आप जो अकाउंटेबिलिटी का मसलन चेयरमैन ही लगाते हैं, वो 2 बंदे अपनी मर्जी से लगाते हैं, वो तो तरीकाकार गलत है। पार्लियामेंट में लेके जाएं और एक कानून जो है, और अपोजिशन को भी मैं कहूंगा, आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होती है, आज की हुकूमत कल की अपोजिशन होती है। ये कानून के ऊपर कभी बहस ही नहीं करते, हमें प्रॉपर लेजिस्लेशन हमने की नहीं हुई तो फिर हम सारी शिकायत करते हैं। और आप कोई एक केस है मुझे बताएं कि कौन सा अदारा जो खुश हुआ, मेरी अपने जजेस की अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर के अंदर बात बनी है, मुझे ये बात बताएं कि ये नवाज शरीफ वगैरह केस वगैरह के अंदर सब कुछ 3-3 दफा अपने इन्वेस्टिगेशन कराए, कभी JIT बना ली, उसके बाद JIT बना के फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर आपने इधर उधर भेज दिया, आज के दिन तक वो केसेस वहीं चल रहे हैं, उनकी अपीलें चल रही हैं, आप बेलों के चक्कर में पड़े हुए हैं, केस तो आप डिसाइड ही नहीं कर सके, ना आपने ट्रायल किए, ना आपने बेलों के नए रूल बनाए, ना आपने कोई रिकवरी की। एंड ऑफ द डे हमें फायदा क्या है? मुझे ये बताएं, वो वक्त के साथ वही जो एक बंदा जिसने लूटा होता है, वो विक्ट्री का निशान बना के मेरा मुंह चढ़ा रहा होता है, ये हमारी परफॉर्मेंस है। तो हमें एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करना, ये हमें कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, हम सबको बेहतर करने की जरूरत है। उसमें मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए, हुकूमत कोई गैर नहीं है, अपोजिशन जो है उसको साथ होना चाहिए, जुडिशरी भी वहां पर बैठे, हमारी ये जो लॉयर्स हैं, ये कम्युनिटी भी वहां के ऊपर बैठे, आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी हो, इनकी इंटीग्रेशन करें और इस कानून को वंस फॉर ऑल बहस करके पार्लियामेंट के जरिए अच्छा कानून लाइए, और उसके फॉलो अप में लोगों की ट्रेनिंग्स भी कीजिए, और फिर हम आइंदा चलेंगे और अक्रॉस द बोर्ड हम ये सारी चीजें करेंगे, और हम मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को रोकेंगे। और इंटरनेशनल अदारे भी जो है ना, उनकी भी कोई परफॉर्मेंस इतनी आला नहीं है, वो लोगों को पैसे लाने देते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से ये देखा है, आप दुबई चले जाएं, आप इंग्लैंड चले जाएं, आप यूरोप के किसी मुल्क में जाएं, हमारे सारे लोग तो लूट के पैसे ले गए हैं, बेशक वो जर्नलिस्ट था, बेशक वो सिविल सर्वेंट था, वो बेशक ब्यूरोक्रेट था, वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट था, बेशक पॉलिटिशियन था, तो सबने पैसा जाके सेफ हेवंस तो वही है। तो चीजें हमारा मुंह नहीं चढ़ा रही, और वो हुकूमतें हमारे साथ क्या ताउन करती हैं। हम तो आज तक बायलैटरल एग्रीमेंट ही नहीं कर सके कि हम अपने भागे हुए क्रिमिनल्स को एक्सट्राडाइट करके पाकिस्तान ला सके, तो ये सब मजाक है। Sir, thank you so much, sir. We have less than 1 minute left. So I would like to thank you on behalf of entire class, sir. It was pleasure for us to have you with us. और I am, sir, really honored. और thank you so much. और मैं, sir, students के कुछ questions हैं, लेकिन due to lack of time, we won't be taking them क्योंकि कुछ 30-40 seconds बाकी हैं. तो I'd like to take 1 or 2 photographs afterwards, sir. इंशाल्लाह हम लोग इसको conclude करते हैं. थैंक यू अगेन सर। आप उनके ना क्वेश्चंस आपके जरिए से फिर हम जो है ना बिल्कुल इनके क्वेश्चंस का जवाब देंगे, वो आपके थ्रू रूट कर लें, और मैं प्रेजेंटेशन भी अपनी भेज रहा हूँ। और इंशाल्लाह दिस इज नॉट द फर्स्ट लेक्चर, वी विल बी हैविंग अदर लेक्चर्स आल्सो, बिकॉज यू नो द वे वी मेट, और नाउ दिस इज अ चेंज वर्ड, तो हम इसके ऊपर ऑनलाइन और लेक्चर्स भी करेंगे इंशाल्लाह। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर इज ऑल माइन। Thank you guys. Thank you so much. Allah Hafiz sir. Please take good care of yourself. Thank you sir. Bye bye.